हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईवीएस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस नाम से जो हमारा तीन टॉपिक्स हैं, तीन सब टॉपिक हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, है ना। तो हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर इन सबको पढ़ेंगे। जो चैप्टर है वो 7th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है, 10 है और कुछ 10th क्लास में है लाइफ प्रोसेस नाम से। आप उसको जरूर करके जाइएगा। अगर आपने वो कर लिया तो फिर कुछ भी चीज़ छोटी नहीं रह जाएगी। वैसे मैं अभी इस चैप्टर को स्किप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें इसके लिए अलग से हम जो क्लास 10th वाला टॉपिक है वो अलग से लाएंगे। उसमें यही चीज़ें होंगी जो इसमें है, बट उसमें कुछ डिटेल्ड होंगे, डिटेल्ड फैक्ट्स होंगे, है ना। तो डिटेल्ड फैक्ट्स होंगे और ये तो 6th 7th के हिसाब से है, तो इसमें उतने ज़्यादा डिटेल्ड फैक्ट्स नहीं है। तो पहले हम इसको समझ लें। आपको ये समझ में आ जाएगी तो अगली वीडियो आसानी से। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती क्या है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस जिस तरह से कहा जाए, तो ऐसी क्या शारीरिक क्रियाएं एक शरीर के अंदर होती हैं। तो जैसे ह्यूमंस में देखा जाए तो ह्यूमन न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एजिशन, इंजेशन, रेस्पिरेशन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती है ना। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, कितनी सारी चीज़ें हैं। हार्ट पंप करता है, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो अभी हम सबसे पहली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मतलब मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में पोषण कैसे शुरू होता है, एक छोटी सी इमेज के थ्रू समझते हैं पहले। सबसे पहले तो हम अपने मुंह के थ्रू जो है फूड को इनटेक करते हैं ना। ये आपको इमेज दिखा रही होगी। सबसे पहले तो खाना आएगा मुंह के थ्रू और दांत उसको क्या करेंगे, चबाने का काम करेंगे। ठीक है, स्टार्च को चबाने का काम करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, चीज़ों को चबाने का काम करेंगे और उसको स्टार्च में, स्टार्च जो है उसको शुगर में हमारी सलाइवा उसको तोड़ देगी। उसके बाद वो ईसोफेगस के अंदर जाएगा, मतलब ग्रसिका के अंदर से जाएगा हमारी, और फिर उसके बाद पेट में पहुंच जाएगा, मतलब आमाशय में पहुंच जाएगा और वहां से अगली प्रोसेस शुरू होगी। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है आहार आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से शुरू होती है, ये मुंह से शुरू हो जाती है और जाती है अंत तक, कहाँ तक, एनस तक। सबसे पहले आहार नाल की शुरुआत होगी आपके मुंह से और मुंह में आपके होती है क्या, सलाइवा। अब सलाइवा क्या करती है, तो सलाइवा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देती है। सलाइवरी जूसेस ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में बदल देते हैं। इसी वजह से हमारे लिए जो चबी हुई चपाती है, मतलब ज़्यादा देर तक आप खाने को चबाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है। और क्या करता है, मॉइस्टेंस फूड फॉर स्वेलोइंग, मतलब खाने को मॉइस्चर देता है, गीला कर देता है, जिससे हमारी आहार नली के अंदर से, मतलब ईसोफेगस को, उसको ग्रहण करने में आसानी हो। गीला खाना आसानी से गले से उतर जाता है, हम ये कह सकते हैं, है ना। इसके बाद है फूड पाइप या ईसोफेगस, फ्लेक्सिबल ट्यूब है ट्रांसपोर्टिंग सॉफ्ट एंड फूड टू द स्टमक। तो जो अभी मुंह से चबाया फूड जो हमने सॉफ्ट कर लिया, उसको स्टमक में पहुंचाने वाली जो नली है वो कहलाती है ग्रसिका। यही चीज़ यहाँ हमारे टेक्स्ट में भी लिखी हुई है, इसको आप पढ़िएगा। ये टेक्स्ट मैंने बस इसीलिए प्रोवाइड किया है कि आप किसी तरह से इसको नोट्स की तरह यूज़ कर सकें। अगर क्वेश्चन आया कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो डाइजेशन बिगिंस इन माउथ where teeth perform mechanical digestion by crushing and chewing, and saliva contains digestive juices that break down starch into sugar, which is why starchy food like rice tastes as sweet after long chewing। मतलब चावल जैसे स्टार्ची खाने, स्टार्च वाले खाने लंबे देर तक चबाने के बाद वो मीठे लगते हैं। अब खाना जब हमारा आमाशय में जाएगा तो आमाशय में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, उसको खाने को डाइजेस्ट कर लेंगे। फिर डाइजेस्ट करने के बाद खाना कहाँ जाएगा, डाइजेस्ट करने के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वो प्राइमरी साइट है वेयर डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। एक तो यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है। आपको पता है फैट का डाइजेशन सबसे लास्ट में हो पाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा पहले हो जाता है, प्रोटीन उसके बाद और फैट सबसे बाद में। तो कहा जाए तो कंप्लीटली डाइजेशन छोटी आंत के अंदर ही होता है, और वही क्या करती है, एब्जॉर्प्शन भी करती है न्यूट्रिएंट्स का, और वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी को क्या कर दिए जाते हैं,
डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो फिर क्या सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है? बिल्कुल नहीं, सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके अलावा कुछ वेस्ट भी बचता है। एब्जॉर्ब्स मीनिंग वाटर रिमेनिंग वाटर एंड साल्ट्स टर्न वेस्ट सेमी सॉलिड फाइबर रिच फूड्स एंड दिस प्रोसेस एड दिस प्रोसेस। मतलब बड़ी आंत जो है वो बचा हुआ खाना है, बचा हुआ सॉरी पानी है और सॉल्ट्स है, उसको एब्जॉर्ब करती है और वेस्ट को सेमी सॉलिड में बदल देती है ना, स्टूल में बदल देती है, अर्ध ठोस में। पूरी तरह से वो लिक्विड नहीं रह जाता फिर। और फाइबर रिच फूड्स है एड दिस प्रोसेस। एड मतलब हेल्प करना है ना, फर्स्ट एड। तो फाइबर रिच खाने जो होते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है वो इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं। फिर क्या होगा? फिर वही जो स्टूल है उसको स्टोर कर दिया जाता है रेक्टम में और फिर एनस के द्वारा एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है एनस के माध्यम से। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एजेशन, है ना, एजेशन। तो एक सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है और एजेशन उसकी एक छोटी सी प्रोसेस है। अब इसमें कुछ जानने वाली बात यह है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस पूरी आहार नाल का। इसमें लिखा है अबाउट 6 मीटर, क्योंकि शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस वजह से। बाकी वैसे देखा जाए तो 7.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए प्राइमरी साइट है। लार्ज इंटेस्टाइन भी 1.5 मीटर के आसपास होती है, वाइडर होती है। वाटर सॉल्ट्स को ये तो हमने बात कर ही ली है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनकी साइज के बारे में। अब न्यूट्रिशन तो हो गया, मतलब ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच गए। तो क्या सेल उसी फॉर्म में उस सीधे के सीधे ये समझिए कि होटल से आपको खाने का पैकेट आ गया, तो क्या आप तक पहुंच गया तो इसका मतलब है आप में पोषण मिल गया? नहीं, आपको उसको खाना पड़ेगा। वैसे ही जो आपने खाना खाया है उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं वो ब्लड से सेल तक तो पहुंच गए। अब सेल तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि सेल ने उसको यूज़ कर लिया। तो सेल कैसे यूज़ करेगी? सेल यूज़ करती है उसे एक अलग प्रोसेस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन, और श्वसन श्वास से मतलब सांस लेने से बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ, ब्रीदिंग करते हो आप तो वो रेस्पिरेशन में एक तरह से हेल्प करती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है उस प्रोसेस में। ब्रीदिंग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले ब्रीदिंग को ही समझ लेते हैं। फिजिकल ब्रीदिंग होती है, एक फिजिकल प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर ले जाते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो 21% जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो इनहेल होती है हमारे साथ, और उसमें से हम 3-4% जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। जब बाहर एक्सहेल करते हैं तो भी 16 to 17% ऑक्सीजन एक्सहेल होती है, मतलब बाहर की तरफ इतने परसेंट ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने श्वास में छोड़ते समय छोड़ते हैं। वहीं देखा जाए तो रेस्पिरेशन का क्या काम है? रेस्पिरेशन का काम है जो O2 हमने ब्रीदिंग के थ्रू ली है उस O2 का यूज़ करके जो सेल तक फूड पहुंचा है ना, उस O2 की वजह से वो जो हमारे पास ग्लूकोज पहुंचा है उसको ब्रेक करना और सेल उसको फिर यूज़ करती है ताकि जिसका हम यूज़ कर सकें एनर्जेटिक वर्क में, जिसमें हमारी एनर्जी लगने वाली। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने में एनर्जी लग रही है, थिंकिंग, रनिंग, वॉकिंग, इन सब चीज़ों में क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। और ये ब्रेक होगी किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें O2 की आवश्यकता पड़ती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है या वायवीय श्वसन कहलाता है। और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ मैंने वही बात जो आपको समझाई है वही टेक्स्ट में भी समझा दी है कि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है और ये फिजिकल प्रोसेस है ना। फिजिकल प्रोसेस है जहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यूजेबल एनर्जी में तोड़ती है। अब है जो हमारा कुछ फैक्ट्स हैं जो कुछ छूट गए हैं तो वो मैंने यहाँ आपको कवर कर लिया है। क्या है? सबसे पहला, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। मतलब हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें एल्विलाई होती हैं जिनको कोपिका कहते हैं।
उनमें गैसियस एक्सचेंज होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और जब हम एक्सेल्ड एयर मतलब हवा को वापस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लाइम वाटर मतलब चूने के पानी को मिल्की बना देती है, दूधिया बना देती है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई गैस है जिसकी वजह से चूने का पानी जो है लाइम वाटर मिल्की हो गया है, तो आपको वो पहचान लेना है कि वो गैस CO2 है। या फिर हो सकता कह दे कि आग को बुझा दिया एकदम से, है ना, तो ये भी CO2 हो सकती है। अब हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो ह्यूमन की बात तो अभी कर ली है ना। कुछ कुछ एनिमल्स में भी उसमें डिटेल आगे नीचे फैक्ट्स मिल जाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी प्लांट्स की बात। प्लांट्स में कैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, क्या क्या मतलब वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे खाना बनाते हैं और क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो एक ट्रांसपिरेशन होता है उनका, उनका भी रेस्पिरेशन एक तरह का होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो खाना वो हमारी तरह तो लेते नहीं हैं, वो बनाते हैं, वो करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो सबसे पहली उनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुई वो हुई फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करते हैं, सनलाइट, पानी जो कि उनको सॉइल से मिल जाता है उसका यूज़ करते हैं, और जो CO2 हमने एक्सेल की है और दूसरे एनिमल्स ने एक्सेल की है, एटमॉस्फेयर में भी अवेलेबल है, उसका यूज़ करके ये सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। उनमें से मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को ये बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह क्या करते हैं, ये भी स्टोर्ड फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करके, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और इनकी ग्रोथ होती है और इनका सर्वाइवल होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अकेले का यूज़ नहीं करते, ये भी CO2 का यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करने में। कुछ जानने वाली बात क्या है कि जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं, मतलब खाने का कारखाना है, कह सकते हैं हम किचन ऑफ द प्लांट्स, वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स using sunlight, water, CO2 and chlorophyll. The equation is CO2 plus water is equal to ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। ये कौन कर रहे हैं, ये हमारे प्लांट्स कर रहे हैं। CO2 वाटर से बना रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला भी है, क्या है, सिक्स सी ओ टू प्लस 12H2O। तो यहाँ बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस तरह का कुछ हमारा ये बचता है। पानी ज़्यादा आता है और यहाँ बचता भी 6 है ना, 12 लिए जाते हैं। कई लोग यहाँ 6 ले लेते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं बचाते हैं, वो भी एक तरह से सही है। और यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ सनलाइट लिखना जरूरी है और क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी तरह चल फिर तो सकते नहीं, झुक तो सकते नहीं, तो फिर ये जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर तक कैसे जाते होंगे। तो शायद वैसे ही जैसे हमारे शरीर में ब्लड घूमता है पाइप के थ्रू, तो शायद प्लांट्स में भी ऐसे कुछ पाइप होते होंगे, ट्यूब्स होते होंगे। वैसे ही कुछ पाइप्स हैं जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, फूड का, सब का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इनमें से दो मेन हैं, वो हैं जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम समझने में आ रहा है, जाइलम मतलब जल, जल है ना, जल मतलब पानी। ये वाटर की पाइपलाइन है। ये वाटर और एसेंशियल मिनरल्स को अपवर्ड क्या करती है, ये देखिए अपवर्ड जा रहा है ना, इसमें तीर केवल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपवर्ड क्या करती है, पहुंचाती है वाटर को। वहीं फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है वो द फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब लीव ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बनाया उसको प्लांट के सारे पार्ट्स में भेजना है, इवन रूट्स तक में भी तो भेजना होगा। इस तरह से देखा जाए तो ये पाइप जो है वो दोनों दिशाओं में वर्क करता है, मतलब नीचे की तरफ भी आता है और ऊपर की तरफ, लेकिन जाइलम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ एक जानने वाली बात ये भी है कि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं हमारी तरह, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन का यूज करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और इसकी रेट जो होती है वो रात को ज़्यादा होती है ये काम करने की। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स के, बड़े बड़े ट्रीज के नीचे जो है वो क्या नहीं करना चाहिए, रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और रात के टाइम पे जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसकी जो दर होती है
मतलब रेट होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। अब कुछ खास लोगों के बारे में बात। पायनियर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो पायनियर है मतलब प्रणेता हैं जीव विज्ञान के, जिन्होंने हमारे देश से कुछ नाम रोशन किया। एक तो है रुस्तम होर्मुसजी दस्तूर। कौन है ये इंडिया में इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी को पायोनियर किया, मतलब मशाल वाहक बने, आगे बढ़े है ना, लीडर एक तरह से कहा जाए। क्या किया इन्होंने? सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ कॉटन क्रॉप फेलियर्स बाय अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द प्लांट। तो इन्होंने देखा कि जो हमारे देश में फसल बर्बाद हो रही थी किसकी, कॉटन की, तो उसको उसकी मिस्ट्री को उन्होंने सॉल्व कर दिया कि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, मतलब उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या खास तरह की हो रही है, कैसी कंडीशन में उसको रखना है ताकि ये जो हमारी फसल है ये फेलियर ना हो। वैसे ही कमला सोहोनी जी हैं। कमला सोहोनी जी हैं, इन्होंने क्या किया, ये ग्राउंड ब्रेकिंग बायोकेमिस्ट है। ऐसा क्या किया इन्होंने? discovered that every cell of plant tissue respires and proved the presence of enzyme cytochrome C in plants। ये डिस्कवर किया कि प्लांट टिश्यू की हर एक सेल रेस्पिरेशन करती है, मतलब पौधे का जो टिश्यू है, ऊषक ऊतक है, उसकी हर कोशिका श्वसन करती है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हर पौधे जो है उनमें साइटोक्रोम सी नाम का एक एंजाइम उपस्थित होता है। बड़ी बात है कुछ खोज करना, याद रखिएगा इनका नाम, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या करना जरूरी है? फर्मेंटेड फूड्स आप खाओगे, फाइबर रिच फूड खाओगे, इनसे हेल्थ प्रमोट होती है। जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं जैसे कि चरक संहिता, ये बता रहे हैं कि जिंजर, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, इसकी वजह से डाइजेशन में मदद मिलती है। ये इंग्लिश में बस लिखी हुई है फैक्ट। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो काउस गोट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ दबा दबा के अपना खाना पेट में भर लेते हैं बिना चबाए हुए, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, बैठे बैठे उस पेट की एक खास थैली में वो चले जाते हैं, उस थैली से वापस मुंह में निकालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर चबा चबा के वापस पचाते हैं। तो कहा जाए हाफ स्वेलो करते हैं, है ना, आधा खाना पचा लेके रख लेते हैं इकट्ठा, फिर बाद में इसको रूम, उस चीज़ को बोलते हैं रूमेन, उस थैली को बोलते हैं रूमेन, है ना। और ये जो रूमेन जिनके पास थैली उपलब्ध होती है वो जानवर रूमिनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स। क्या लिखा हुआ है? दे स्वेलो फूड पार्शियली देन रिटर्न इट टू द माउथ फ्रॉम द रूमेन फॉर थॉरो चूइंग। बाद में वो पूरी तरह से चबाते बैठे बैठे, है ना, जुगाली करना। फिर बर्ड्स में जो है वो टीथ नहीं होते, है ना, दे हैव गिजार्ड दैट यूजेस स्वेलोड ग्रिट टू ग्राइंड फूड थ्रू मस्कुलर वॉल कंट्रैक्शन। मतलब उनमें क्या होता है, उनमें हमारी तरह टीथ, दांत नहीं होते चबाने के लिए, हम उनमें एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गिजार्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमने जो उन्होंने स्वेलोड ग्रिट, मतलब वही एक स्टोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, फूड को ग्राइंड करने में, पीसने में काम आता है। जो कि कैसे होता है, मस्कुलर वॉल कॉन्ट्रेक्शन, मतलब उनकी मसल की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती होंगी, सिकुड़ती होंगी, जिसकी वजह से खाना जो हो जाता है वो पिस जाता होगा, जो खाने वाला बीज दाना जो कुछ भी हो। इसके अलावा कुछ फीडिंग मेथड्स भी हैं, जैसे बीज और सनबर्ड्स हैं वो नेक्टार जो है वो सक करती हैं, मतलब अलग तरह से खाती हैं ना। और जो पाइथन है वो स्वेलो करते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को, सीधा निगल जाते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फिल्टर करते हैं फ्लोटिंग पार्टिकल्स को, फ्लोटिंग पार्टिकल्स को फिल्टर करके क्या करते हैं, उसको खाने के रूप में लेते हैं। वैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये बात बताई दी थी। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यही है कि ब्लड कैरी CO2 फ्रॉम द बॉडी, ये बात कर चुके हैं हम। अदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, मतलब कुछ दूसरे जीवों में श्वसन के क्या स्ट्रक्चर हैं, तो जैसे लंग्स, बर्ड्स भी यूज़ करते हैं, मैमल्स भी यूज़ करते हैं, रेप्टाइल्स भी यूज़ करते हैं, और एम्फीबियंस। मतलब अगर कहा जाए तो मेंढक के पास भी क्या है, लंग्स हैं। रेप्टाइल्स, सांप के पास भी होंगे, छिपकली के पास भी होंगे, मैमल्स के पास होंगे, और बर्ड्स के पास भी होंगे। वैसे गिल्स, गिल्स किसके पास तो होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि फिश, है ना, कुछ खास तरह का स्ट्रक्चर है। ये एक्सचेंज करते हैं गैस को जो कि वाटर में डिजोल्व होती है। दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, इनमें ब्लड वेसल्स बहुत कूट कूट के भरी हुई हैं इनके गिल्स में, है ना, जो कि आसानी से गैसेस को क्या करती हैं, एक्सचेंज कर रही हैं, जो कि वाटर में डिजोल्व हैं, घुली हुई हैं। इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर हमें किसी चीज़ में स्टार्च की प्रेजेंस पता करनी है, स्टार्च उपस्थित है या नहीं,
तो हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं और उससे हमें स्टार्च की उपस्थिति पता चल जाती है। जैसे जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो ब्लू ब्लैक हो जाती हैं अगर उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, नीली काली पड़ जाती हैं। ये तो हम कर चुके हैं। सीड प्लांट जो होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन सीड्स भी रेस्पायर करते हैं, है ना, एक्टिवली ड्यूरिंग जर्मिनेशन रिलीजिंग CO2। ये भी CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। नोटेबल फैक्ट्स वही हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये हमारे रुस्तम होरमुज़ी दस्तूर, इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इन चीज़ों पर क्या किया है, रिसर्च किया। क्या लिखा हुआ है, हु स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ वाटर। भाई फोटोसिंथेसिस पर वाटर, टेम्परेचर और लाइट कलर का क्या इफेक्ट पड़ता है। कमला सोनी पहली इंडियन वुमन है जिन्होंने PhD की साइंस में, और बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इन्होंने नीरा पर भी काम किया है, द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ नीरा। नीरा मतलब कोकोनट पाम सैप, कोकोनट पाम सैप की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है, उसको, उस पर काम किया, उसको नाम दिया इन्होंने नीरा। वृक्ष आयुर्वेद एक हमारा एंशियंट टेक्स्ट है, पुरानी किताब है, जो कि क्या डॉक्यूमेंट करती है, प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करती है और ऑर्गेनिक खाद की बात करती है ना, बार्ले, सीड्स, वाटर, इन सब से रिलेटेड बात करती है वो। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, तो माउथ से। जो सलाइवा है वो स्टार्च को किस में बदल देती है, शुगर में। जो ट्यूब माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है वो क्या है, एसोफेगस, है ना। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो प्राइमरीली कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेमी सॉलिड वेस्ट क्या कहलाता है, स्टूल कहलाता है। वैसे ही जो वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल त्याग करते हैं, वो कहलाता है एजिशन, है ना। और एजिशन में या लार्ज इंटेस्टाइन को फंक्शनल प्रॉपरली फंक्शन करने में क्या हेल्प करेगा, तो फाइबर रिच खाना। इसके अलावा इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और एक्सहेल्ड एयर में 16 to 17%। तो बाकी 4% क्या होता है, 4% होता है CO2। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस क्या हुई, कमेंट में बताइए। तो कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। और वाटर को क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। वैसे ही सिंथेसाइज्ड फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम करता है। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। वहीं एनर्जी सोर्स जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है वो है सनलाइट। एक क्वेश्चन और है कि किसने कॉटन क्रॉप फिजियोलॉजी को क्या किया, पायनियर किया, वो है RH दस्तूर। कमला सोहनी जो है इन्होंने क्या डिस्कवर किया, साइटोक्रोम C। स्टार्ची फूड जो है वो स्वीट क्यों टेस्ट करता है, क्योंकि सलाइवा स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स उनको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में, ब्लड करता है। और रेस्पिरेशन एनर्जी किसको प्रोवाइड, किस चीज़ के लिए करता है, तो ये तो रद्दी क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ अटेम्प्ट के लिए दिए हैं, ऑलमोस्ट ये भी 15 to 20 MCQs हैं, प्लस 10 आपके लिए डिस्क्रिप्टिव हैं, छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव आपको सेल्फ अटेम्प्ट के लिए दिए हैं। मैं बिल्कुल भी आपको इसके आंसर्स नहीं बताने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किए 20, उनसे बेहतर क्वेश्चन आपको मैंने सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इस तरह से इसकी ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हैं हमारे क्या, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेशन। मानव पाचन में छोटी आंत की भूमिका बताइए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर के आसपास लॉन्ग होती है, प्राइमरी साइट है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन करती है न्यूट्रिएंट्स का। और ये अलग अलग लीवर से, पेनक्रियास से इसमें सेक्रेशन, मतलब जो हमारे पास रस है वो क्या होते हैं, इसमें पहुंचते हैं, इस तरह से कहा जाए। यहाँ ये संपूर्ण पाचन करती है, कंप्लीट डाइजेशन करती है और एब्जॉर्प्शन करती है। इतना सा याद रखना है और 4 लाइनों में लिख देना है। ज़्यादा है अगर इसको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करना है, तो पहले एक काम करो, पहले इंट्रो में हम बता देंगे कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन के बाद बता देंगे कि डाइजेशन में जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फिर हम ये हिस्सा लिख देंगे और लास्ट में बस बता देंगे, थोड़ा सा एक आध लाइन में लिख देंगे, आता है यहाँ संपूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ऐसे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, मतलब अंतर बताना है, या आप बता लोगे, हमने पढ़ा हुआ है। वैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डिस्क्राइब करने आ सकता है। स्टोमाटा क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है ना। तो गैसियस एक्सचेंज करना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं आपको बताने के लिए। इसके अलावा
ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, मतलब और एमसीक्यूज हैं, 20 से ऊपर एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं, ये भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। और इसके अलावा आपके पास देखिए 20 एमसीक्यूज हैं पूरे के पूरे, और इसके अलावा 10 आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार में ज़्यादा है तो पढ़ देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सप्लेन करो व्हाई फूड बिगिंस टू टेस्ट स्वीट इफ च्यूड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एक आध और क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रीदिंग, आइडेंटिफाई द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टेट देयर रिसोर्सेज। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल बताओ और सोर्सेज बताओ कि कहाँ से वो प्राप्त होते हैं। एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द इक्वेशन इन्वॉल्व। इक्वेशन बताओ वो प्लांट्स की कैसे एनर्जी वो गेन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो सेम ही हैं, बस लैंग्वेज चेंज है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसका पार्ट 2 लाएंगे जल्द ही, और तब तक के लिए तैयारी करते रहिए पूरे मन से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।